नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे के दूसरे दिन रविवार को गुवाहाटी के खानापारा वेटनरी फील्ड में पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री ने 11,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने यहां विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने जनता से कहा कि जिन परियोजनाओं की आज उन्होंने नींव रखी है, उनसे आने वाले समय में काफी रोजगार बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि विकास और विरासत हमारी सरकार की नीति है। असम में डबल इंजन की सरकार सिर्फ विकास की नीति पर काम करती है। से आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई, वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी ही संस्कृति, अपने ही अतीत पर शर्मिंदा होने का एक ट्रेंड बना दिया था। कोई भी देश अपने अतीत को ऐसे मिटाकर, ऐसे भुलाकर, अपनी जड़ों को काटकर कभी विकसित नहीं हो सकता। मुझे संतोष है कि बीते 10 वर्षों में अब भारत में स्थितियां बदल गई है। हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान, ये सिर्फ दर्शन करने की ही स्थली है ऐसा नहीं है। ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां हैं। भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा, ये उसकी साक्षी है। वर्षों के दौरान देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या करीब करीब डबल हो चुकी है। असम में भी भाजपा सरकार से पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज 12 मेडिकल कॉलेज है। असम आज नॉर्थ ईस्ट में कैंसर के इलाज का एक बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। साथियों, देशवासियों का जीवन आसान हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। हमने 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों के पक्के घर बनाए हैं। हमने घर घर पानी, घर घर बिजली पहुंचाने का अभियान भी चलाया है। वो भूतकाल बनता चला गया है। दोस्तों, लोग शांति से जी रहे हैं। असम के 7,000 से ज्यादा नौजवानों ने भी हथियार छोड़े हैं। देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प लिया है। कई जिलों में आस्था हटाया गया है। जो क्षेत्र हिंसा प्रभावित रहे हैं, आज वो अपनी आकांक्षाओं के अनुसार अपना विकास कर रहे हैं और सरकार उनकी पूरी मदद कर रही है। साथियों, छोटे लक्ष्य रखकर कोई भी देश, कोई राज्य तेज विकास नहीं कर सकता। पहले की सरकारें ना बड़े लक्ष्य तय करती थी और ना ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उतनी मेहनत करती थी। हमने पहले की सरकारों की सोच को भी बदल दिया है।
तो वहीं गोरखपुर में वृहद रोजगार मेला का उद्घाटन हुआ, जिसमें नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश में नंबर 1-2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 5 वर्षों में और आगे बढ़ेगा। जिसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम लोग बहुत जल्दी ही अपने युवा उद्यमियों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन भी देने जा रहे हैं। परंपरागत जो हमारे कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, पैसे पीढ़ी दर पीढ़ी उस काम को करते आ रहे हैं, आज हम लोग उनकी प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हमने की है। भारत सरकार पीएम विश्वकर्मा के रूप में और उत्तर प्रदेश सरकार विश्वकर्मा श्रम सम्मान के रूप में इस योजना को चलाती है। हम प्रशिक्षण भी देते हैं, टूल किट भी उपलब्ध कराते हैं और एक इंसेंटिव भी देते हैं। अपने युवा उद्यमियों के लिए जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन भी देने जा रहे हैं 5 लाख रुपए तक की पहले चरण में, फिर उसको 7.5 लाख करेंगे, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर एक नौजवान जो अभी अकेले सैलून का काम करता है, कहीं दाढ़ी मूंछ बनाने का काम करता है, अगर उसको हम कोई सैलून बना करके दे दें तो स्वयं तो काम करेगा ही, साथ साथ और भी लोगों को काम दे सकता है, कई लोगों को काम दे सकता है, पैसा भी अच्छा मिलेगा और वह दूसरे लोगों को लिए भी आत्मस्वावलंबन का आधार बन सकता है। सरकार उसको पैसा देगी, सपोर्ट करेगी। कोई कारपेंटर है, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ उसने जुड़ा है, अच्छा काम सीख लिया है, तो जगह जगह चौराहे पर बेचने की बजाय अगर उसने अपने शोरूम बना करके एक शोरूम के बनाने में उसको जो भी खर्चा आता है वो बैंक से लोन ले, लोन की किस्त आसानी से चुका सके, इसके लिए सरकार उसको जितना भी उसमें इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट की भरपाई अगर सरकार कर रही है और वो व्यक्ति उसका निर्माण करके उस शोरूम के माध्यम से उसको बेच रहा है, तो सुरक्षा भी रहेगी और साथ साथ अच्छा माल भी मिलेगा, तो लोग खरीदेंगे भी। 5-7 वर्षों के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुआ उसका परिणाम क्या था? आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए उसका परिणाम क्या था? पहले यूपी में लोग पैसा तो जमा करते थे बैंक में, लेकिन वो पैसा यूपी में खर्च नहीं हो पाता था। हमारा जो सीडी रेशो था वो मात्र 42% था, आज यह बढ़कर के 56% हो गया है। यानी पहले 1 रुपया जमा होता था तो मात्र 42 पैसा यहां खर्च होता था। आज अगर 1 रुपया जमा हो रहा है तो उसमें से 56 पैसा यहां यूपी में ही खर्च होता है और यूपी का नौजवान, यूपी का व्यवसायी उस पैसे को यूपी में खर्च करता है तो यूपी के ही विकास में योगदान देता है। और इसी सब प्रयास का परिणाम है कि यूपी आज छठी अर्थव्यवस्था से उभर करके, बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 5 साल का लक्ष्य है कि यूपी को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी की तरफ से सम्मन जारी करने को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उन पर बीजेपी की तरफ से पार्टी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नाम पे बिल्कुल जीरो था। आज 4 सरकारी स्कूलों के उद्घाटन के ऊपर, 4 सरकारी स्कूलों के उद्घाटन के उपलक्ष्य में इतनी भारी भीड़ जमा हुई है, इसका मतलब लोगों के अंदर उम्मीद जागी है कि अब हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। यह मेरे लिए सबसे सुकून की बात है। जो उम्मीद एक गरीब आदमी खो चुका था, रिक्शे वाला, मजदूर, किसान, दिहाड़ी वाला, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, एक गरीब आदमी जो उम्मीद खो चुका था कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है, एक गरीब आदमी ये उम्मीद खो चुका था कि मेरे बच्चे भी बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं, वो उम्मीद गरीबों के अंदर दोबारा जागी है कि मेरे बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिल सकता है। आज ये लोग हमारे इतना पीछे पड़े हुए हैं, आप लोग रोज अखबारों में पढ़ते होंगे। मनीष सिसोदिया को उन्होंने जेल में डाल दिया, बचाओ, कह रहे हैं उसने भ्रष्टाचार करा है। सवेरे 6 बजे उठ के वो स्कूलों के चक्कर काटना चालू करता था। सवेरे 6 बजे उठ के वो 10 या 15 स्कूलों में मुआयना करने जाता था, बच्चों को ठीक शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही। कौन भ्रष्टाचारी स्कूलों के अंदर चक्कर लगाता है बताओ?
भ्रष्टाचार करने वाला तो रात को दारू पीता है, लड़कीबाजी करता है, गलत काम करता है सारे। कौन भ्रष्टाचारी सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों के चक्कर लगाएगा? आज ये सारे हमारे पीछे पड़े हैं, सारी एजेंसी छोड़ दी, केजरीवाल के पीछे, संजय सिंह के पीछे, मनीष सिसोदिया के पीछे, सतिंदर जैन। उनका क्या कसूर है? मनीष सिसोदिया का कसूर है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा था, सतिंदर जैन का कसूर है कि वो अच्छे अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बना रहा था। आज अगर मनीष सिसोदिया स्कूलों पे काम नहीं कर रहा होता, ये उसको गिरफ्तार ना करते। आज अगर सतिंदर जैन ने मोहल्ला क्लिनिक और दवाइयों का इंतजाम नहीं किया होता, वो उसको गिरफ्तार नहीं करते। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर जालंधर से है, जहां बस्ती क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। आपको बता दें कि शहनाई पैलेस के नजदीक पैदल जा रही बुजुर्ग महिला पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। तो वहीं बुजुर्ग महिला पर कुत्तों का हमला करने का घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया, जिसमें देखा गया कि पैदल जा रही बुजुर्ग महिला पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसमें एक कुत्ता पहले बुजुर्ग महिला पर हमला करता है, फिर उसके बाद अन्य कुत्ते भी वहां पर आ जाते हैं और महिला को काटना शुरू कर देते हैं। इस दौरान बुजुर्ग महिला कुत्तों से बचने की कोशिश करती है, लेकिन कुत्तों की संख्या ज्यादा होने के कारण महिला सड़क पर गिर जाती है, जिसके बाद कुत्ते महिला की टांग पर काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी महिला हिम्मत ना हारते हुए तुरंत खड़ी हो जाती है, जिसके बाद कुत्ते वहां से भाग जाते हैं। तो वहीं जालंधर कमिश्नरेट पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने ड्रोन के जरिए सरहद से पार अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आरोपियों के पास से 3 पिस्तौल और 14 कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि ये गिरोह का विदेश में रहने वाले गैंगस्टरों के साथ लिंक था और गैंगस्टर के साथ गैंगवार में ये अपराधी उनका साथ भी देते थे। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ਸੀਗਾ ਏਡੀਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਆਈਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਜੱਸਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ 48 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਹਰੀਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ। 17-18 ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਐਨਡੀ ਦੇ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਤੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਸੰਪਰਕ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬਾਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਾਕ ਸਮਗਲਰਸ ਤੋਂ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ 6 ਸੌਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ड्रग्स भी ਸੀਗੀ ਤੇ ਵੈਪਨਸ ਵੀ ਸੀ। अगली खबर गोंडा से है, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज अपने एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे हुए थे, जहां कांग्रेस कार्यालय पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने पर नसीम ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि सैया भय कोतवाल या यूं कहें कि अंधा बाटे रेवड़ी आपन आपन दे। नसीमुद्दीन ने कहा कि आडवाणी होने वाले प्रधानमंत्री थे और अब कुछ भी उन्हें दे दें। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी भाजपा की सरकार थी, तब कर्पूरी ठाकुर को सम्मान नहीं दिया गया। अब सम्मान देना वोट की राजनीति है। राम मंदिर और ज्ञानवापी महज कुर्सी के लिए है। कहां चले गए शंकराचार्य? शंकराचार्य करवाते, शंकराचार्य बुलाते तो कांग्रेस जाती। सबसे बड़े शंकराचार्य मोदी जी। सीट बंटवारे को लेकर भी बात तय नहीं हो पाई है क्या? नहीं, अभी कोई बैठ करके फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन कई राउंड बात हुई है जिम्मेदारों के बीच में। देखिए, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई सीट अनाउंस नहीं की है। अब वो सीट किसने अनाउंस की है, कैसे अनाउंस की है, तो जिसने अनाउंस किया ये सवाल तो उनसे बनता है ना। आज अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने ये कहा कि जीत ही आधार होगा, सीट जो जीत के लाएगा। सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई। इंडिया गठबंधन मजबूत है, लेकिन जीत ही आधार है। जो जीत बिल्कुल ठीक बोले। जिताऊ प्रत्याशी ना, वो भी जिताऊ देख रहे हैं, हम भी जिताऊ देख रहे हैं। हम अलायंस पार्टनर हैं मजबूती के साथ और तालमेल से सामंजस्य बना करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल करके
भारतीय जनता पार्टी का डट के मुकाबला करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर जालंधर से है, जहां सिटी पुलिस ने आतंकी लखबीर सिंह उर्फ लांडा हरी के एंटी चलने वाले गैंगस्टर को उसके 3 गुर्गों के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर की पहचान जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सा हरी के निवासी गांव हरी के तरन तारन के रूप में हुई है। तो वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 वेपन और करीब 14 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। अंबाला के विश्व के ख्याति प्राप्त खिलाड़ी द ग्रेट खली यानी दलीप सिंह रविवार को अंबाला छावनी पहुंचे, जहां सुबह उन्होंने सदर बाजार के टी पॉइंट पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मुलाकात की और फिर दोनों ने साथ बैठकर चाय की चुस्कियां ली। तो वहीं गृह मंत्री की कार्यशैली से प्रभावित द ग्रेट खली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से टी पॉइंट की लाइव वीडियो प्रशंसकों के साथ साझा की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि विश्व के ख्याति प्राप्त खिलाड़ी द ग्रेट खली, जिन्होंने बड़े बड़े मुकाबले जीते हैं और बड़े पहलवानों को हराया है, वो आज हमारे टी पॉइंट पर बैठकर हमारे साथ चाय पी रहे हैं। अगली खबर बरेली से है, जहां घर से लापता हुए छात्र को पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि 3 फरवरी को घर से लापता हुए छात्र को पुलिस ने उसके दोस्त के घर से बरामद किया है। तो वहीं छात्र ने बताया कि उसने अपने पिता की डांट से नाराज होकर अपने दोस्त के यहां चला गया था। बलिया में बीते दिनों मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में फर्जीवाड़ा के मामले में निदेशक समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश कुमार प्रशांत बलिया पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मनियर ब्लॉक पर सामूहिक विवाह हुआ था, जिसमें कुछ अपात्रों का नाम आ गया था, जिनका शादी करवाया गया था। उन्हीं की जांच करने के लिए हम लोग यहां पर आए हुए थे, लेकिन सत्यापन में लापरवाही हुई है। जिन्होंने सत्यापन किया था सहायक खंड विकास अधिकारी वीडियो पंचायत निलंबित कर दिया गया है। इसमें 8 लोग बिचौलिए हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी और ब्लॉक में जांच चल रही है, वहां पर भी जैसे जैसे सूचना मिलेगी, रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर इटावा से है, जहां छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट में इटावा के सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई। तो वहीं शनिवार की देर रात शहीद जवान का पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव लाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। देर रात इटावा डीएम, एसएसपी समेत कई आला अधिकारी भी शहीद के घर पहुंचे। गिरीश बाबू किल्ली बसरेयर के निवासी जो सीआरपीएफ में तैनात थे, 2 दिन पहले दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ में जो घटना घटित हुई है उसमें वो शहीद हुए हैं। आज हम लोग यहाँ पर उनकी अंत्येष्टि में शामिल हुए हैं और मैं मानता हूँ कि यहाँ पर क्षेत्र के सभी लोगों ने उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम लोग भी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आगरा से चल के यहाँ पर आए हैं और उनके परिवारीजन सब लोग जो हैं उनको भगवान ये दुख जो है सहन करने की क्षमता प्रदान करे। एएसआई जीडी गिरीश बाबू 195 बटालियन में बस्तर में तैनात थे। वो 91 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे कांस्टेबल जीडी के पद पर, और अपनी मेहनत के कारण वो भी एएसआई जीडी के रैंक पर पहुंच गए थे। 1 तारीख को 195 बटालियन सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट रोड सर्च ऑपरेशन के लिए बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में थी। वहीं पे ही एक आईडी ब्लास्ट में वो इंजर हुए थे और उसके उपरांत उनको एयर एम्बुलेंस से हमने एम्स न्यू दिल्ली में शिफ्ट किया था, लेकिन वो बच नहीं सके और वो शहीद हो गए हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। सीआरपीएफ और भारत सरकार जो भी अपनी तरफ से कार्रवाई करनी है वो करती रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन इलाके में एक शव खंडहर में संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस को पड़ा हुआ मिला। शव मिलने की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा मृतक के शव का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
तो वहीं मृतक के परिजनों के द्वारा ये गंभीर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पुलिस को शिकायत की और ये आरोप लगाया कि उनका मर्डर हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां 3 फ्लाईओवर का आज लोकार्पण किया गया। तो वहीं इस अवसर पर नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और 300 करोड़ के बजट से बने फ्लाईओवर को लेकर बधाई दी। तो वहीं मंच से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि जिले में सड़कों का जाल बिछा दिया है। देश में पहले से ज्यादा सड़कें बनी हैं और लगातार बन भी रही हैं। अगली खबर संभल से है, जहां संभल जिले के धनारी थाना इलाके में हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि अज्ञात वाहन रात के घने अंधेरे में पुल के पास भी गौवंश को फेंक कर वहां से फरार हो गए। इनमें एक गौवंश तड़पती हुई जीवित अवस्था में मिली, जबकि 5 मृत अवस्था में पाई गई। तो वहीं गौवंशों की मौत की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर एसडीएम रमेश बाबू सहित अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए और इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे कड़ी कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां क्रिकेट खेलते हुए 2 पक्षों में भारी विवाद हो गया। तो वहीं विवाद के दौरान जमकर हुई मारपीट में एक युवक की मौत होने से हड़कंप मच गया। इस घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई यानी जांच पड़ताल में जुट गई। ग्रेटर नोएडा से फरार चल रहे स्क्रैप और सरिया माफिया रवि काना और उसके साथी की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि गैंगस्टर रवि काना और उसका साथी महकी के घर पर पुलिस ने 82 का नोटिस चस्पा कर ग्रामीणों को केस के बारे में जानकारी दी। साथ ही गैंगस्टर रवि काना की ओर उसके साथी सेक्टर 39 थाना से गैंगरेप और SC/ST एक्ट के मामले में फरार चल रहा है। तो वहीं अगर वो जल्द ही हाजिर नहीं हुआ तो उसके घर की भी कुर्की की जाएगी। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां राजकीय रेलवे पुलिस यानी जीआरपी ने सराहनीय कार्य करते हुए 100 से अधिक लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल फोन लौटाए, जिनकी कीमत 29 लाख रुपए से ऊपर की बताई जा रही है। तो वहीं खोया हुआ मोबाइल पाकर लोग काफी खुश नजर आए और रेलवे पुलिस को धन्यवाद देते हुए दिखाई दिए। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने अपनी मांगों को लेकर फाजिल्का शहर में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रैली निकाला। तो वहीं ये रैली प्रधान कुलवंत सिंह की अगुवाई में निकाली गई। ये रैली फाजिल्का के MR एनक्लेव से चलकर DC कार्यालय तक समाप्त की गई और केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट 2024 की जहां सत्ता पक्ष उसकी तारीफ कर रहा है, तो वहीं विपक्ष आलोचना पर उतर आया है। इस बीच गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर VK सिंह ने निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट की जमकर सराहना की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह विकसित भारत का सशक्त बजट है। 40,000 वंदे भारत की जो बोगी हैं, उस टाइप की बोगियां सामान्य बोगियों को कन्वर्ट किया जाएगा और ये सामान्य ट्रेनों में लगाई जाएंगी ताकि मध्यम वर्ग को यात्रा करने के अंदर आसानी हो। इसी तरीके से जहाँ तक हवाई अड्डों का सवाल है, पहले हमारे पास 74 थे 2014 तक, अब 149 हैं और आगे आने वाले दिनों में अगले 5 साल के अंदर इनके अंदर कम से कम इनको 200 से ऊपर ले जाने का इरादा है। तो ये सब चीजें इसीलिए हैं। इसी तरह से रोड है, जिस तरीके से हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, वो आगे आने वाले दिनों में और बढ़ाया जाएगा। और इसी तरीके से रेलवे के अंदर 3 अलग कॉरिडोर रखने का प्रावधान है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर जालंधर से है, जहां कमिश्नरेट पुलिस ने लुटेरों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने जांच पड़ताल में मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।